Hello, my dear student. Welcome to all of you. This is Jitendra Kumar Jha, CSA, NET, JRF and GATE क्वालिफाइड। आज से मैं आप लोग पीजीटी के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं जिसके एग्जाम होने वाले हैं उसका मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे उसको स्टेप बाय स्टेप, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जितने भी क्वेश्चन हैं सबको हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले जो चूज किया है वो रिसेंट एग्जाम के क्वेश्चन है उसको मैंने चूज किया है ताकि आपको क्वेश्चन का लेवल है वो पता चले। जो ओल्ड क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इजी है, इसलिए हमको रिसेंट वाला क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। चलिए हम देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल होता है हमारा जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होता है, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज का पहला देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा आपको, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट कर चुका है या फिर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट कर चुका है। समझ गए। तीसरा कंडीशन उसका क्या है कि जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो। इसमें से कोई भी कंडीशन आपको फॉलो हो सकता है, ठीक है ना। इस तीनों में से आपका कोई भी अगर फुलफिल हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो पहला देखते हैं हम। पहला जो हमारा है वो H प्लस है। H प्लस क्या हो जाएगा, इसके पास क्या किया है H के पास क्या होता है 1s1, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या किया है, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को भी लूज कर दिया है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, अब ये H प्लस हो गया। क्या हो गया ये, अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। सेम उसी तरह से हमारा Br प्लस भी हो गया, ये नहीं होगा, Na प्लस हो जाएगा, ये भी डिफिशिएंट है, ये भी अपना बैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ये भी हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। अब देखते हैं हम जो इंपॉर्टेंट है Bf3 और AlCl3। इसमें हमको समझना है कि ये कैसे हो गया इलेक्ट्रोफाइल। देखिए यहाँ पे जो है पहले Bf3 का हम देखते हैं। देखिए इसका क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, 5 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p1। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बैलेंस, 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जब ये बॉन्ड बनाता है, देखिए जब यहाँ बॉन्ड बना रहा है ये, तो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन से H3 हाइड्रोजन से, तब भी इसके पास कितने, जब शेयरिंग कर लेता है अपना 3 इलेक्ट्रॉन, उसके पास भी इसके पास कितने हो जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इसके, 2 इधर से, 2 इधर से, कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। लेकिन हमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए शेयरिंग करने के बाद, यानी सारे 2 4 6 ये सब मिलाकर हमारे पास कितने आने चाहिए। अगर 8 आ रहा है तभी वो ऑक्टेट कंप्लीट है, और 8 से अगर मान लीजिए कम है तो क्या है, वो डिफिशिएंट है। यहाँ देखिए कितना है, यहाँ पे सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, इसलिए ये किस में काउंट आएगा, आपको इलेक्ट्रोफाइल में काउंट आ जाएगा। इसका Bf3 इलेक्ट्रोफाइल में काउंट आ जाएगा। सेम हमारा हो जाता है AlCl3 के साथ। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो है एल्युमिनियम का, इसके पास भी हमारा कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोलिए। इसके पास इलेक्ट्रॉन हमारा सेम 3 है। क्यों 3 है, क्योंकि ये देखिए ये सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये सबके पास क्या होते हैं, 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकता है। इस सबके पास हमारे पास जब कंपाउंड बनाता है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इस टाइप के अगर कंपाउंड हो तो वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएंगे। तो याद रखिए कि ये सारे ग्रुप जो हमारे हैं, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसमें अगर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 3 दिया हुआ है इस टाइप से, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा। चलिए पहला हमारा हो गया। क्या निकाल लिया हम, इलेक्ट्रोफाइल समझ लिए कौन कौन होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लॉस्ट कर देता है या फिर लूज कर देता है लोन पेयर को, वो हो गया, या फिर जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, NH, Br, Cl नहीं होगा, Na प्लस, K प्लस, Bf3 और Al3, ये क्या हो गया, सारे इलेक्ट्रोफाइल हो गए हमारे। अब चलते हैं हम न्यूक्लियोफाइल पे। देखिए न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, जिसके पास भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रॉन होता है। समझ गए। और दूसरा कंडीशन है इसका, जो निगेटिव चार्ज जिसके पास हो,
ठीक है ना, जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो। तीसरा कंडीशन क्या है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। अगर इस तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो समझ लीजिए वो क्या है, वो न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास। पहला देखिए OH माइनस क्या है, इसके पास चार्ज है। Cl माइनस क्या है, इसके पास चार्ज है। Bl के पास क्या है हमारा, -1 चार्ज है इसके पास। देखिए H2O के पास देखिए क्या है, इसके पास चार्ज तो नहीं है लेकिन क्या है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, जिसके पास जरूरत होगा इलेक्ट्रॉन को उसको वो दे सकता है। तो ये क्या हो गया हमारे यहाँ, न्यूक्लियोफाइल हो गया। उसी तरह सेम ये क्या हो गया हमारा NH3, जिसके पास भी लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, ये भी क्या करेगा, अपना लोन पेयर दे देगा। PH3 भी अपना लोन पेयर दे देगा, तो ये भी क्या हो गया हमारा, न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो कौन कौन हो गया न्यूक्लियोफाइल, ये चार्ज हो गए, चार्ज वाले हो गए, ये लोन पेयर वाले हो गए, समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो गया, उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा या फिर लोन पेयर होगा, इसमें से कोई भी हमारा अगर फुलफिल कर रहा है तो क्या हो गया हमारा, न्यूक्लियोफाइल हो गया। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्या था, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है, हमारा क्या है इसमें, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। देखिए डिफिशियंट इलेक्ट्रोफाइल है, डिफिशियंट इलेक्ट्रोफाइल है। BF3 बताए थे, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, डिफिशियंट इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है हमारे पास, लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर से दे सकता है, क्या है ये, न्यूक्लियोफाइल है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ गए। देखिए हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हिच ऑफ दिस, इसमें से कह रहा है कि कौन सा हमारा जो हीट चेंज हमारा डेल क्यू जो है, क्यू भी जो हमारा है वो कौन सा है हमारा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमको हीट निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। क्यू डब्ल्यू हमारा क्या होता है, वर्क डन क्या होता है पता है आपको, पी डेल्टा भी होता है वर्क डन। तो ये हम यहाँ लिख दिए पी डेल्टा भी। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो पी डेल्टा भी क्या हो जाएगा, बोलिए, P इंटू 0 हो गया 0, क्या हो गया हमारा, वर्क डन क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। इस तरह से अगर वर्क डन मेरा 0 हो गया तो क्यू डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल यू क्या हो जाएगा हमारा, हीट के बराबर हो जाएगा। डेल यू हो जाएगा आपको यू के बराबर। अब देखिए डेल यू इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो देखिए होता है आपको NCV डेल्टा T, और इंथैल्पी का हो जाता है, ये इंथैल्पी है हमारा, ये जो हमारा है वो इंथैल्पी है। अंतर क्या है वो देखिए, इसमें क्या है CV है यानी हीट कैपेसिटी, CV क्या होता है, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये है, ठीक है, और कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा ये है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला पूछा है, तो हमको कौन सा लेना है इसमें से, बोलिए, ये लेना है हमको, डेल यू वाला लेना है। और डेल यू क्या है हमारा, क्यू के बराबर है, तो क्या हो गया हमारा ये, डेल यू इक्वल टू डेल यू, क्यू इक्वल टू डेल यू NCV dt, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखते हैं हमारा ये कौन सा है ऑप्शन में। देखिए पहला डेल यू है, दूसरा डेल एच है। डेल एच और डेल एच इस दोनों का तो कोई चांस ही नहीं है, बचा डेल यू और डेल एच। तो ये हमारा किसका हो जाता है, CP, प्रेशर कांस्टेंट पे हो जाता है हमारा, ठीक है ना। ये जो हमारा है डेल यू, ये होता है हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट पे। तो हमको पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 3 नंबर पे, समझ गए। बेसिसिटी ऑफ अर्थोफॉस्फोरिक एसिड, अर्थोफॉस्फोरिक एसिड का आपको बेसिसिटी निकालना है, क्या होगा 2 3 4 1 क्या होगा। चलिए इसका देखते हैं। देखिए अर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसका कॉमन नेम होता है अर्थोफॉस्फोरिक एसिड, और इसी को IUPAC नाम बोलते हैं हम, फास्फोरिक एसिड। आपको क्या करेगा, दोनों में से कोई भी दे सकता है क्वेश्चन, लेकिन दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, H3PO4, दोनों का आपको बेसिसिटी सेम ही होता है, समझ गए। अब चलते हैं हम बेसिसिटी पे। बेसिसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले फास्फोरस लिख लेंगे, एक O को पहले लिख लेंगे, समझ गए। उसके बाद एक O लिखने के बाद बचा क्या हमारे पास, देखिए एक O लिखने के बाद क्या बचा हमको, 3 हाइड्रोजन बचा और 3 ऑक्सीजन बचा।
तो उतना हम OH लिख देंगे जितना हमारे पास बन रहा है। देखिए OH OH, ठीक है, कितना बच्चा है हमारे पास 3OH, और जितने OH हो जाते हैं हमारे पास उतने ही हमारे क्या हो गए बेसिसिटी हो जाएंगे। कितने हो गए यहाँ पे 1 2 3 OH हैं, ठीक है, देख लीजिए 3OH हैं हमारे पास, कितने हैं 1 2 और 3, हमारा बेसिसिटी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। किसका, चाहे को फास्फोरिक एसिड का बोल दे चाहे अर्थोफास्फोरिक एसिड का बोल दे, दोनों का क्या हो जाएगा हमारा बेसिसिटी 3 हो जाएगा। क्वेश्चन यही था, लेकिन आगे का जो इम्पोर्टेंट जो हमारा है उसको समझ लेते हैं। देखिए दूसरा देख लीजिए, फास्फोरस एसिड, अगर फास्फोरस एसिड पूछ दे उसका फॉर्मूला होता है आपको H3PO3। तो सबसे पहले PO ले लिए हम, उसके बाद जो हम बचा हुआ हमारे पास क्या हो गया 3H बच गया और 2O बच गया। इससे हमारा क्या हो सकता है 2OH बन सकता है, 2OH बना लिया हम, एक हाइड्रोजन मेरा बच गया, ठीक है। तो हमारे पास कितनी हो गई बेसिसिटी 2, क्योंकि हमारे पास 2 OH ग्रुप हैं, हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए मेटा फास्फोरिक एसिड अगर पूछ दे आपको तो क्या होता है HPO3 होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। HPO ले लिए हम, H तो हमारे पास एक ही है, ठीक है, एक OH लगा देंगे, फिर हम ये जो है हमारा O लगा देंगे, H इधर नहीं होगा, ये तो चला जाएगा OH में, ठीक है, जैसे यहाँ किए हैं हम, ठीक है ना। इस तरह से बेसिसिटी क्या हो जाएगा हमारा OH कितना है मेरे पास, OH हमारे पास कितना है बोलिए 1 है, बेसिसिटी क्या हो जाएगा 1, किसका मेटाफास्फोरिक एसिड का। चलिए हाइपोफास्फोरस एसिड देखते हैं, अगर हाइपोफास्फोरस एसिड रहे तो क्या हो जाएगा आपको H3PO2। इसमें देखिए इसका भी सेम बनाएंगे, पहले O ले लेंगे उसके बाद हम HOH में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, तो कितना बनेगा हमारे पास OH, एक ही OH है, तो बोलिए बेसिसिटी कितना हो जाएगा हमारा, इसका बेसिसिटी 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं अब क्या था, क्वेश्चन हमारा था अर्थोफास्फोरिक एसिड का। तो देखिए अर्थोफास्फोरिक एसिड में हमारा क्या आया था 3OH था हमारा, बेसिसिटी कितना हो गया था मेरा 3, आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 3। हम आपको जो इसके पॉसिबल एग्जांपल हैं वो बता दिए हैं, ताकि अगर मान लीजिए अगर चेंज कर दे यहाँ पे कुछ और डाल दे, क्योंकि कुछ भी डाल सकता है आपको, तो आप बना सकते हैं इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, क्या रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड बाय सन रे। सन रे से कौन सा फॉर्मेशन होता है इसमें से, विटामिन ए डी के सी। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, आपको पता है ये इसमें क्या होता है विटामिन डी होता है। देखिए अब ये बनता कैसे है, when sun ray enter into a skin it makes vitamin D with the help of cholesterol of the body। जब सन रे हमारे बॉडी में इंटर करता है तो हमारे बॉडी के जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं उससे रिएक्शन करने के बाद वो विटामिन डी बनाता है, ठीक है ना। बॉडी के कोलेस्ट्रॉल से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है हमारा विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर ही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा है विटामिन डी, सी नंबर। चलिए 4 क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है फिजिकल का। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम 375 रिक्वायर फॉर टू कंप्लीट 75% कंप्लीशन रिलेटेड टू हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ ऑफ द एक्सप्रेशन। कह रहा है कि हमको रिलेशन बताना है कि T75 कंप्लीट करने में कितना हाफ लाइफ पीरियड हमको लगेगा। ये देखिए ये जो हमारा T75 है वो क्या है देख लीजिए, ये जो हमारा T75 है ये वही है जिसको हम बोलते हैं T3/4, ये दोनों सेम ही हैं। और टी हाफ क्या है हमारा, वही है जिसको हम T50% बोलते हैं, समझ रहे। T75 वही है T3/4 और टी हाफ T50। देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे हम, देखिए कह रहा है क्वेश्चन में आपको 75% कंप्लीट हो चुका है। अगर 75% आपका कंप्लीट हो चुका है तो कितना बचेगा आपका, बोलिए। आपका बचेगा 25%, 100 में से सब्सट्रैक्ट कराएंगे हम तो कितना बचेगा हमारा 25%। यानी शुरू में हमारे पास कितना था 100 था, बचा कितना 25 बचा। और आपको फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन पता है k = 2.303 × t log 80 A0/80। यहाँ पे ध्यान दीजिए A0/80 यानी
ये हमारा इनिशियल है, स्टार्टिंग में जो था। ये क्या है हमारा फाइनल, जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो जो रिमेन हमारा बचा है वो है ये। ठीक है, समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं। तो हमारा शुरू में कितना था 100, जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो कितना बचा हमारे पास 25 लिख दिए। इसको क्रॉस किए कितना हो जाएगा हमारे पास, काटने के बाद 4 हो गया, 4 लिख दिए। अब k इक्वल टू 2.303, log 4 को हम क्या लिख सकते हैं बोलिए, इसको लिख सकते हैं log 2 स्क्वायर, और log 2 स्क्वायर क्या हो जाता है 2 log 2, ये सीधा पीछे आ जाता है ना। 2 log 2 हो गया हमारा इस तरह से। तो ये हो गया k इक्वल टू 2.303 log 2 इंटू 2/t। ठीक है ना। अब देखिए log 2 की जो वैल्यू होती है, कुछ कुछ log आपको याद रखना है इसमें। देखिए log 1 अगर दिया हो, log बेस 1 है, log बेस 1 है तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना। log बेस 10 2 है तो इसका हो जाएगा आपको 0.303। log बेस 10 1, ये देखिए अब अगर log बेस 10 3 दिया है आपको, 3 का निकालना है तो हो जाएगा 0.477। बस यही आपको याद रखना है, 1 2 3 याद रखना है, बस इतना ही काम आता है, इससे ज्यादा कम नहीं आता है आपको। ये देख लिए, समझ लिए। चलिए इसको हम मिटाते हैं। चलिए क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई किए हम तो log 2 का हम लिख दिए 0.301। इसको अब सोल्व किए हम, जब आप सोल्व किए यहाँ पे क्या होगा 2.303 और 0.301, इसके वैल्यू कितने होंगे 0.693 इंटू 2/k। अब देखिए नेक्स्ट में t क्या हो गया, t को हम इधर ले गए हैं, t को इधर ले गए हैं और k को इधर ले गए हैं, तो क्या हो गया t इक्वल टू 0.693 इंटू 2/k। तो t75 क्या हो जाएगा हमारा, देखिए एक चीज समझ लीजिए यहाँ पे, ये जो हमारा t है वो कितना पे है 75% कंप्लीशन पे है, क्योंकि 75 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये जो टी टाइम हमारा ये 75% टाइम है ये, क्योंकि 75% कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो यहाँ पे ये क्या है हमारा t75 था, तो 0.693 इंटू 2/k। अब देखिए एक चीज आपको याद होगा कि टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ होता है 0.693/k। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम 0.693/k के जगह पर हम क्या लिख देंगे, टी हाफ लिख देंगे। तो t75 बराबर हो जाएगा आपको टी हाफ, ये पूरा आपको टी हाफ हो गया, टी हाफ इंटू 2 हो गया। तो टी हो जाएगा आपको 3/4 इक्वल टू टी हाफ इंटू 2। ठीक है, t75 हमारा क्या हुआ, टी 3/4 है। ठीक है ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा टी 3/4 इक्वल टू टी हाफ इंटू 2। ये जो हमारा t 3/4 है ये वही है t75 इक्वल टू हो जाएगा आपको टी हाफ इंटू 2। समझ गए इस तरह से। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा। आंसर हमारा देखिए क्या है हमारा, देखिए t75 इक्वल टू 2 टी हाफ क्या हो जाएगा t, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, t 3/4 इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ। समझ गए, इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, समझ गए, डायरेक्ट भी आप इसको याद रख सकते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। चलिए समझ गए 5। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है सैलिसिलिक एसिड रिएक्टेड विद एसिडिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जब सैलिसिलिक एसिड एसिडिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, चलिए हम देखते हैं। ये हो गया आपको सैलिसिलिक एसिड, एक OH लगा रहता है, एक COOH लगा रहता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक हाइड्रोक्सी एसिड, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, ये हो गया आपको एनहाइड्रिक एसिडिक एनहाइड्राइड, ये हो गया आपको एसिडिक एनहाइड्राइड। क्या होता है फॉर्मूला CH3CO होल ट्वाइस O। इसको आप ओपन करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा CH3CO CH3। ठीक है ना। अब मैकेनिज्म देखते हैं हम, COOH हो गया यहाँ पे, COH हो गया यहाँ पे, इसको खोल के लिखे हम ओपन करके तो CH3CO CH3। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है देखिए, इसके पास भी लोन पेयर है, इस OH के पास भी, और इस OH के पास भी लोन पेयर है, तो ये जाएगा यहाँ पे या फिर ये जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि ये जो हमारा ऑक्सीजन के पास जो हमारा पाई बॉन्ड है वो लूजली बॉन्डेड है, ये तो हमारा शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा हमारा जब ये यहाँ जाएगा वो।
ठीक है ना। अगर जब ये डेल्टा प्लस आएगा, इधर से हमारा इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा। अब मेन पॉइंट है हमारा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, अब वो समझते हैं हम, यहीं पे कंसेप्ट है। यहाँ देखिए इस OH के बगल में, देखिए इस OH के बगल में देखिए क्या लगा हुआ है। इस OH के बगल में, इस OH के बगल में हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, CO ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। वो क्या किया, इसकी जो लोन पेयर डोनेशन की एबिलिटी थी वो उसको क्या किया, कम कर दिया। समझ गया, समझ गए, इसको क्या किया, कम कर दिया। इसलिए ये क्या किया, अपना लूज जो है अपना लोन पेयर वो इजिली डोनेशन नहीं कर पाएगा, अपना लोन पेयर इजिली नहीं दे पाएगा ये। समझ गए। अब इस पे चलते हैं, इसके पास भी लोन पेयर है और ये भी क्या है, आपको रिजोनेंस में स्टेबलाइज्ड है, ठीक है ना। तो रिजोनेंस पे स्टेबलाइज्ड है, लेकिन क्या है, ये जो हमारा CO ग्रुप है वो इस pH के ग्रुप में हाईली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए ये अपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा। समझ गए। लेकिन ये क्या है, इसके कंपेरिजन pH हमारा लेस विथड्रॉइंग है, ठीक है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हमारा चला जाएगा, ये डोनेशन कर देगा, जबकि ये डोनेशन नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे CO ग्रुप लगा हुआ है। समझ गए। अब क्यों डोनेशन होगा, कौन करेगा, तो यहाँ से डोनेशन हुआ, कार्बन पे गया, कार्बन पे गया। अब ये पाई बॉन्ड क्या हुआ, शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन पे। अगले स्टेप में क्या हो गया हमारा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे था, ठीक है ना, ये यहाँ जाएगा और ये वाला जो ग्रुप है हमारा वो निकल जाएगा, है ना। वही हुआ यहाँ पे, ये यहाँ पे गया, ये ग्रुप हमारा क्या हुआ, निकल गया, ठीक है। अब देखिए ये ग्रुप निकल गया, हमारा क्या निकल गया, CH3COO-, क्योंकि ये जो हमारा बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन लेके भागा है, ठीक है। यहाँ प्लस हो गया तो प्लस को ये बैलेंस किया है, तो ये बॉन्ड बन गया हमको, O से इसको लग गया, बॉन्ड बन गया O से OCO-CH3। एक हाइड्रोजन है, अब देखिए इसके पास चार्ज है, चार्ज तो अपने पास ये रखेगा नहीं, एक तो वैसे इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है ऑक्सीजन, उसके पास चार्ज हो गया, वो तो चाहेगा कम से कम कब हम बैलेंस कर ले इसको। तो यहाँ इसके पास मिल जाएगा बेस, ये क्या करेगा, अपना प्रोटॉन को ले लेगा, यहाँ से प्रोटॉन को ले लेगा तो इसका भी चार्ज जो है हमको मिल जाएगा, इसको अपना स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस था, ये प्रोटॉन क्या किया, इसको प्रोटॉन ले लिया, अब ये हमारा चार्ज इस पे आ गया, तो ये हमारा जो है चार्ज ये प्लस से यहाँ से हट गया, तो वही हुआ यहाँ पे, यहाँ पे क्या हुआ हमारा, ये हट गया है। इस तरह से क्या हो गया हमारा, नेक्स्ट जो हम देख बनाया है तो इस तरह से बना है, हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, ये ले लिया उसको, हो गया हमारा OCO-CH3 और COOH, ठीक है ना। और दूसरा जो बना है ये क्या है, अब ये हाइड्रोजन ले लिया है यहाँ से, तो बना है CH3COOH। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया हमारा, ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट, इसका नाम क्या होता है, ये एस्पिरिन है, ठीक है ना। समझ गया इस तरह से मैकेनिज्म कैसे क्या हुआ। चलिए हम देखते हैं अब क्वेश्चन पे, आंसर क्या है हमारा, एस्पिरिन, आंसर बी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए कह रहा है which of the following compound pair do not belongs to same periodic block। कह रहा है इसमें से जो हमारे जो एलिमेंट हैं इसमें, ठीक है ना, वो दोनों कौन सा सेम ब्लॉक में नहीं है। ब्लॉक कौन से होते हैं, S हो गए, P हो गए, D हो गए, F हो गए, इतने ही ब्लॉक होते हैं ना। कह रहा है कौन सा ये दोनों जो एलिमेंट है हमारे वो सेम ब्लॉक में किस ऑप्शन में नहीं है। तो चलिए समझते हैं इसको। ये हो गया हमारा पीरियडिक टेबल, ठीक है ना, ये हो गया हमारा क्या, पीरियडिक टेबल। ये कौन सा ब्लॉक है बोलिए, ये S ब्लॉक है। ये कौन सा ब्लॉक है बोलिए, ये D ब्लॉक है। ये कौन सा ब्लॉक है बोलिए, ये P ब्लॉक है। ये कौन सा ब्लॉक है बोलिए, ये F ब्लॉक है ना। अब हम देखते हैं, और एक और देख लीजिए, F ब्लॉक में कौन कौन से एटम है, लिथियम से लेंथेनम से लेकर के ल्यूटेटियम तक आता है। ये सारे जितने भी हैं हमारे, ये क्या हैं, हमारे सारे F ब्लॉक के एलिमेंट हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला Ti और Te, चेक कीजिए Ti Te कहाँ पे है, तो साफ करते हैं, Ti और Te कहाँ पे है। देखिए Ti कहाँ पे है, स्कैंडियम टाइटेनियम, ये क्या है, D ग्रुप का एलिमेंट है। Ti और Te देखिए,
टी कहाँ पे है, देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम यहाँ पे है। देखिए एक तो हमारा डी ब्लॉक का है टाइटेनियम, एक हमारा पी ब्लॉक का है, ठीक है ना। बताइए मिसमैच हो गया ना, एक डी का एक पी का हो गया, तो पहला ही हमारा क्या हो गया, मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। दूसरा देखिए सिलिकॉन और सल्फर, देखिए सिलिकॉन सल्फर, देखिए सिलिकॉन इस ग्रुप में है, सल्फर देखिए इसमें है, यानी दोनों क्या है हमारे पी ब्लॉक में आ गए। ये हमारा क्या है, दोनों सेम ग्रुप के हैं। अब देखिए दूसरा लिथियम और बेरिलियम, देखिए यहाँ पे लिथियम देखिए ये है आपको, ये भी एस ब्लॉक में, अब बेरिलियम 56 ये भी हमारा एस ब्लॉक में है, ठीक है ना। तो दोनों क्या हो गए, दोनों एस ब्लॉक ही हो गए। ये भी हो गए आपको, यहाँ देखिए अब La और Lu लेंथेनम और ल्यूटेटियम, ये देखिए इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए लेंथेनम ये हो गया आपको, ल्यूटेटियम ये हो गया, ये सारे क्या हो गए हमारे 4f ऑर्बिटल हैं, यानी f ऑर्बिटल है हमारे, ठीक है ना। तो दोनों क्या हो गए हमारे f ब्लॉक में हो गए, ठीक है ना। क्या हो गए सारे f ब्लॉक में, यानी ये भी हमारा सही है। कौन सा हमारा मिसमैच था इसमें से, सिर्फ ये मिसमैच था हमारा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पूछ रहा है डू नॉट बिलोंग्स टू सेम पीरियोडिक ब्लॉक, आंसर क्या हो जाएगा हमारा Ti एंड Te। समझ गए क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, ये जो कंपाउंड दिया हुआ है वो इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, एस्पायरो है या बाइसाइक्लो है, कौन सा है। चलिए हम इसको समझते हैं पहले। बाइसाइक्लो कंपाउंड में क्या होता है, दो साइक्लिंग रिंग जो हमारा है वो अटैच होता है, 2 कार्बन का या हमारा जो है सो यहाँ पे ब्रिज होता है। नंबरिंग जो हम इसमें करते हैं तो पहले बिग होता है, बिग वाला जो ग्रुप होता है उसका लेते हैं, उसके बाद हम स्मॉल वाले ग्रुप लेते हैं। क्या कंसेप्ट हो गया, 2 साइक्लिंग रिंग इसमें ऐड होगा, और नंबरिंग करेंगे तो पहले बड़ा ग्रुप का लेंगे फिर छोटा ग्रुप का लेंगे। देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए एक क्या है हमारा 1 2 3 4 5 5 मेंबर है, एक है हमारा 1 2 3 4 4 मेंबर है। पहले हम बाइसाइक्लो लिख लेंगे, बड़ा वाला कौन सा है, ये है, देखिए कितना है 1 2 3 3 लिख लिए हम। अब देखिए दूसरा क्या है हमारा, इधर छोटा वाले 1 2 2 है तो 2 लिख लिए। अब बीच में देखिए कोई कार्बन नहीं है बीच में, नहीं ना है, तो क्या किया हम इसको 0 लिख लिए, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया बाइसाइक्लो 320 हेप्टेन। हेप्टेन क्यों, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 7, हाँ 7 हो गया, 7 का क्या होता है हमारा हेप्टेन, ठीक है। हेप्टेन हो गया हमारा इस तरह से, ठीक है। अब चलिए ये देखिए बाइसाइक्लो, ये दोनों साइड हमारा 1 ही है, बाइसाइक्लो 1 1, बीच में कोई कार्बन नहीं है इसलिए हम 0 लिख लिए यहाँ पे। ब्यूटेन 1, देखिए कार्बन कितने हैं गिन लेते हैं, 1 2 3 4 4 क्या हो गया हमारा ब्यूटेन। इस तरह नाम क्या हो गया हमारा बाइसाइक्लो 110 ब्यूटेन। अब देखिए ये हो गया हमारा बाइसाइक्लो 432, बड़ा वाला ले लेते हैं, 1 2 3 4 ले लिए, छोटा वाला उसके बाद लेंगे 3, बीच में कुछ नहीं है 0, नो नेन कितना है हमारा, ये देख लीजिए 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया, 9 को हम क्या लिखते हैं नोनेन, 9 को हम लिखते हैं नोनेन, नोनेन 9 को हम क्या लिखते हैं नोनेन। तो ये हो गया हमारा बाइसाइक्लो, तो ये हमारा बाइसाइक्लो का स्ट्रक्चर हो गया, ऐसे बनाते हैं हम। अब स्पाइरो का देख लीजिए, अगर आपके पास स्पाइरो दिया रहे तो स्पाइरो में देखिए क्या होता है, 1 कॉमन कार्बन, एक कॉमन कार्बन होता है इंटरसेक्शन पॉइंट में, और इसका नंबरिंग पहले स्मॉल का लिखेंगे फिर बिग का लिखेंगे, समझ गए। 1 इंटरेक्शन पॉइंट सिंगल कार्बन, कॉमन कार्बन, एक ही सिंगल कार्बन, देखिए यहाँ भी कॉमन कार्बन एक है, यहाँ भी कॉमन कार्बन ये है। इस तरह अगर क्रॉस टाइप का रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है हमारा स्पाइरो कंपाउंड होता है। बाइसाइक्लो में बताए थे क्या होता है, देखिए बाइसाइक्लो में इस टाइप का होता है, और स्पाइरो में हमारा सिंगल कॉमन कार्बन होना चाहिए तभी वो स्पाइरो हो जाएगा। चलिए नंबरिंग करते हैं, स्पाइरो लिख लिए, पहले छोटा आता है स्पाइरो में तो 1 2 3 3 लिख लिए, 1 2 3 4 5 लिख लिए, और नो नेन क्योंकि बीच में कोई कार्बन है ही नहीं इसलिए हम इसको इसमें 2 ही लिखते हैं, बड़ा और छोटा का 3 और 5। इसमें देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे, स्पाइरो हो गया, पहले छोटा लिखिए
पहले क्या लिखते हैं, स्मॉल देन बी। इसमें देखिए इसमें क्या है हमारा 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, हम तो 3 लिख लिए। इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 है तो यहाँ पर 4 लिख लिए। क्या हो जाएगा हमारा ऑक्टेन। कितने कार्बन है देखिए 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। 8 को क्या लिखते हैं हम, ऑक्टेन। तो क्या हो गया हमारा एस्पायरो 3 4 ऑक्टेन। इस तरह से हमारा ये हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे, समझ गए आप। क्वेश्चन पे एस्पायरो तो नहीं होगा क्योंकि बीच में क्रॉस नहीं है, होगा तो बाइसाइक्लो होगा। अब बाइसाइक्लो में कौन कौन सा होगा हमारा 1 1 0। आंसर क्या हो जाएगा बोलिए, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। देखिए क्या है ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डायपोल मोमेंट इन गैस फेज। इसमें से कंपाउंड में से सबसे ज्यादा मैक्सिमम डायपोल मोमेंट किसका होगा। तो समझते हैं कि इस टाइप के कंपाउंड में हम कैसे बनाते हैं डायपोल मोमेंट। देखिए अगर आपको ये दिया रहे FCl Br, ठीक है ना, उसका हो जाएगा अलग मेथड से। लेकिन अगर जब आपको ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं दिया रहे तब हम हाइपर कंजंक्शन से निकालेंगे हम कि हमारा डायपोल मोमेंट कैसे होगा। देखिए इसमें C6H5 CCH3 होल थ्राइस, इसको हम बनाएंगे तो ये पीएच है, पीएच बना लिए C और CH3 ग्रुप लगा दिए। अब देखिए ये जो हमारा क्या हो गया, ये है देखिए डबल बॉन्ड हो गया, इसके पास कार्बन है, इसके पास ये CH3 है और ये हमारा CH3, ये CH3। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे हमारा देखिए कितना हाइड्रोजन है हमारे पास, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी अल्फा हाइड्रोजन इसके पास 0 है। समझ गए, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, इसमें डायपोल मोमेंट होगा। अल्फा हाइड्रोजन कौन होता है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे जितने हाइड्रोजन हो वो हमारा अल्फा हाइड्रोजन हो जाता है। ये डबल बॉन्ड हो गया, ये नेक्स्ट कार्बन हो गया, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, चारों बॉन्ड कंप्लीट है लेकिन चारों पे बॉन्ड लगा हुआ है, कार्बन का बॉन्ड है। क्या है हमारे पास, 0 है हमारे पास। समझ गए, 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्या हो जाएगा इसके पास, सबसे कम इसका जो है हमारा डायपोल मोमेंट हो जाएगा। दूसरा का देखते हैं PHCH3, ठीक है ना। देखिए डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे कितना है हमारे पास, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, सबसे ज्यादा हमारा इसी का हो जाएगा। बाकी दो का भी चेक कर लेते हैं। C6H5CH CH3 होल थ्राइस, देखिए पीएच हो गया, ये CH हो गया, एक हाइड्रोजन है यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे, ठीक है ना। फिर CH3 कितने हैं आपको, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें देखिए PHCH2CH3, पीएच हो गया, CH2CH3 कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन देखिए किसके पास था, इसके पास था, 3 अल्फा हाइड्रोजन था। बताइए सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका हो जाएगा, बी ऑप्शन का, मोर द हाइपर कंजंक्शन मोर द डायपोल मोमेंट। इस केस में ऑप्शन बोलिए क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इसमें लिखना छूट गया हमारा। देखिए क्वेश्चन क्या था इसका, कह रहा था कि किसका जो है हमारा बॉन्ड ऑर्डर सबसे, बॉन्ड ऑर्डर नहीं बॉन्ड लेंथ हमारा पूछ रहा था कि किसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो एक चीज समझ लीजिए यहाँ पे, ये बॉन्ड लेंथ है, लेंथ समझिएगा इसको। देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर होता है इसका। देखिए sp sp2 sp3, sp हमारा जो कार्बन होता है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, sp2 जो हमारा कार्बन होता है उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, sp3 जो होता है सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो देखिए जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ज्यादा अपने बगल के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, है ना। तो वही देखिए वही कंसेप्ट यहाँ लगा हुआ है। यहाँ देखिए ये sp कार्बन है तो ये क्या करेगा, देखिए ये हमारा जैसे ये क्या है हमारा sp कार्बन है, ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है सबको ये अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है ना।
जैसे खींचेगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा हमारा, ये बॉन्ड छोटा हो जाएगा, बॉन्ड तो खींचता जाएगा तो बॉन्ड सिकुड़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये इधर आता जाएगा, है ना। तो बॉन्ड सबसे छोटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसमें बॉन्ड लेंथ, सबसे कम बॉन्ड लेंथ हो जाएगा आपको, लेंथ मिनिमम, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, मिनिमम, ठीक है ना। वैसे ही अगर यदि sp2 है तो ये क्या करेगा, ये भी खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में कम खींचेगा, इसलिए क्या होगा, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। sp3 क्या है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, ये तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ से, तो बॉन्ड लेंथ जो है लगभग वही रहेगा, यानी थोड़ा सा कम होगा, समझ गए। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, इसका कम, इसका सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये sp कि सारे इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींच लेता है, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा बॉन्ड छोटा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इस लेक्चर में हम इतना करते हैं, अगले जो बाकी जो क्वेश्चन होंगे हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करते हैं।